इलेक्टोरल बॉन्ड्स सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में लाया गया। सरकार का कहना था कि इससे चुनावी चंदे के लेन देन में पारदर्शिता आएगी। यह बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए, दान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करेंसी के नोट की तरह इस बॉन्ड पर उसका मूल्य लिखा होता है, जिसको जारी होने के 15 दिनों के भीतर भुना लेना होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दानकर्ता और प्राप्तकर्ता का जिक्र नहीं होता है। यहाँ तक कि यूनिक बॉन्ड नंबर भी अदृश्य होता है। इस प्रकार पारदर्शिता के पोस्टर में गोपनीयता के तहत यह बॉन्ड किसने दिया और किस राजनीतिक पार्टी को दिया, यह जानकारी चुनाव आयोग और आम जनता को नहीं होती थी। चुनाव आयोग को तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जांच के दायरे से भी बाहर रखा गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश पर एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जिन राजनीतिक पार्टियों को चंदे मिले हैं उनकी जानकारी सार्वजनिक की है, जिसमें बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, बीजू जनता दल, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू और झामुमो आदि शामिल हैं। जानकारी सार्वजनिक होने के बाद से राजनीतिक पार्टियों में तू मैं हो रही है। कॉरपोरेट और राजनीतिक पार्टियों के मोटे धन से पलने वाली मीडिया हाउस में यह बहस छिड़ी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से किसको कितना चंदा मिला, कि यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा साधन है और देश के जनता की सबसे बड़ी समस्या भी यही है। लेकिन इससे आम जनता को भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। किसको कितना धन मिला, किसका किसने कितनी चोरी की, इसकी जानकारी हो जाने मात्र से क्या गरीब, किसान, मजदूर और बेरोजगार को उनका हक मिल जाएगा? क्या उन्हें 45,000 रुपया मासिक वेतन मिलने लगेगा? आखिर गरीब, मजदूर, किसान और बेरोजगार लोगों के लिए न्यूनतम मासिक आमदनी 45,000 रुपया होनी चाहिए। इस मांग को कौन सी राजनीतिक पार्टियां, कौन मीडिया हाउस उठा रही है? इस बात को कौन कर रहा है? सारे लोग गोल गोल घुमा कर बातें कर रहे हैं। आपकी समस्याओं के समाधान की बात कोई भी नहीं कर रहा। सिर्फ दूसरे की चोरी पकड़कर उसको चोर कहने से या गालियां देने से आम जनता को क्या मिलेगा? दान के रूप में धन लेना किसे अच्छा नहीं लगता? और राजनीतिक पार्टियों का तो कहना ही क्या, उनको हमेशा से ऐसे ही धन की आवश्यकता होती है। आज के आर्थिक समय में सभी जरूरतें, साधन सब पैसे से ही मिलते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी संगठन को चलाने के लिए, यहाँ तक कि उसको जीवित रखने के लिए भी धन की ही सर्वाधिक आवश्यकता है। हाँ, यह बात अलग है कि जिसकी सूंड जितनी लंबी होगी वह उतना ही धन खींच पाएगा, वह उतना ही शक्तिशाली होगा और उसकी सत्ता का विस्तार उतना ही होगा। सभी राजनीतिक पार्टियों को पैसा चाहिए और पैसा गरीब जनता के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कॉरपोरेट कंपनियां, बड़े बड़े पूंजीपति और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग जिनके पास अकूत धन है, वैसे ही लोग राजनीतिक पार्टियों को दान देंगे और राजनीतिक पार्टियां भी वैसे ही लोगों को सुदृढ़ करेगी, संरक्षण देगी
और उनके ही हित के लिए नीतियां भी बनाएगी जिनसे वह चंदा प्राप्त कर रही है। एक बात तो साफ है कि गोपनीय तरीके से पैसे लेने की मंशा लगभग सभी पार्टियों की है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को बदहाल जनता का अपने आप को हितैषी बतलाकर, चूंकि वोट भी उन्हीं से लेना है, तो फिर वह कैसे कहेंगे कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की उगाही की है। यह बहुत स्वाभाविक है कि गरीब और फटेहाल जनता से राजनीतिक पार्टियों को वोट छोड़कर और कोई धन नहीं मिल सकता, और जब उनको जनता से वोट धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विकास योजनाओं के नाम पर बहला फुसला के मिल ही जा रहा है, तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें आखिर आम जनमानस की चिंता क्यों करेंगी? उनकी आर्थिक सुदृढ़ता और उनके कल्याण की चिंता क्यों करेंगी? हाँ, जनता को बरगलाने, बहलाने, लटकाने और भटकाने के लिए, जिससे कि उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे, ऐसी जन कल्याण का नारा जरूर दिया जा सकता है। अपने को गरीब जनता का मसीहा बतलाने का नाटक और उसका खूब प्रचार किया जा सकता है। राजनीतिक पार्टियों को तो यह साफ है कि उनको धन चाहिए, राजनीति करने के लिए, सत्ता पाने के लिए, और सत्ता पाने के बाद आजीवन सुख सुविधा, वेतन, पेंशन पाने के लिए तथा आने वाली अपनी कई पुश्तों के लिए अकूत धन का भंडारण कर लेने के लिए। लेकिन क्या गरीब, मजदूर, किसान और बेरोजगार, उसको यह पता है कि उसको क्या चाहिए? सिर्फ दूसरे को प्राप्त धन की चिंता करने, आलोचना करने और उसका जज बनने से, उसकी वकालत करने से आपको क्या मिलेगा? क्या गरीब, किसान, मजदूर और बेरोजगार धन के बिना अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं? क्या वह अपने वोट के बदले सरकारों से अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मांग सकते? सरकारों द्वारा सिर्फ आश्वासन ही तो मिला है, और आज तक आपने आश्वासन की गोलियां खाकर सिर्फ खून की उल्टियां ही की हैं। आज के समय में भोजन, कपड़ा, सुरक्षा, सम्मान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको धन की आवश्यकता है। अगर राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं, तो आपके न्यायाधीश बनने से आपको क्या मिल रहा है? अगर वह पैसे बिना किसी श्रम के दान के रूप में ले रहे हैं, तो क्या आप अपने परिवार के पोषण और सुरक्षा के लिए अपने श्रम का न्यूनतम मूल्य 45,000 रुपए मासिक वेतन लेने के लिए तैयार हैं? क्या वोट देने के बदले आपकी यह मांग सर्वप्रथम है? आश्वासनों से पेट नहीं भरता। वर्तमान समय में, इस आर्थिक युग में अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और जब तक आप अपने लिए अपने श्रम का मूल्य, अपना अधिकार, अपना मासिक वेतन 45,000 रुपए की मांग अपने जनप्रतिनिधियों से नहीं करते हैं, तब तक आप अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों के गरीबी, लाचारी, दुर्दशा के जिम्मेदार और गवाह बनते रहेंगे। अतः आम जनमानस से निवेदन है कि वह अपने अमूल्य वोट के कीमत और शक्ति को पहचाने और अपने वोट उसी राजनीतिक पार्टी या जनप्रतिनिधि को दे जो मजदूर, किसान, गरीब और बेरोजगारों की 45,000 रुपया मासिक वेतन देना सुनिश्चित करें।
इस निमित्त गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार शुद्ध सात्विक प्रेम के आधार पर संगठित होकर सत्कर्म यज्ञ के यज्ञाचार्य श्री विपिन तिवारी जी के बताए सन्मार्ग पर चलें, उनके सुवचनों को सुने और राम राज्य की स्थापना के लिए राम राज्य स्थापना समिति का गठन गांव, शहर, टोला, मोहल्ला स्तर पर शुरू करके 45,000 मासिक वेतन की मांग को बुलंद करें। धन्यवाद।